गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट थर्ड के लिए सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब उन सर्किट के एनालिसिस की अपन बात करेंगे और आपको होमवर्क भी दिया था कि आप सर्किट एनालिसिस के लिए जो मूलभूत नियम है, किरचॉफ के नियम है, ओम का नियम है, वो आप थोड़ा घर से पढ़ोगे भी और उनको रिकॉल करके अपन यहाँ काम कर लेंगे तो समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो आज हम किरचॉफ के नियम की सहायता से सर्किट एनालिसिस कैसे करते हैं वो अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेडिंग है मेरे पास किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दो मूलभूत नियम दिए थे, बहुत सिंपल से नियम थे। उन दो मूलभूत नियमों का हम किस नाम से जानते हैं? पहला तो है उसका धारा का नियम, जिसको संधि नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? संधि नियम। दूसरा है वोल्टता का नियम, जिसको क्या कहा जाता है? लूप नियम भी कहा जाता है। बंद परिपथ का नियम वो कहते हैं इसको। ठीक है, ये नॉडल लॉ है, ये लूप लॉ है। ये दो नियम उसने दिए थे। पहला दिया था किसी भी सर्किट में जो बंद परिपथ होता है उसमें उसकी संधि पर धाराओं की क्या स्थिति हो, उसके बारे में। दूसरा दिया था उस बंद परिपथ में जितने भी वोल्टता स्रोत लगे हैं वो प्लस जितने भी प्रतिरोध या प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं उन पर वोल्टता पतन। ठीक है, दोनों प्रकार की जो वोल्टताएं थी उनके लिए लूप नियम दिया था बंद परिपथ के लिए। ठीक है, दोनों का अपन बारी बारी से अध्ययन करते हैं, दोनों में क्या क्या था और अपन कैसे इन नियमों को अप्लाई कर सकते हैं सर्किट में। देखिए, पहला जो नियम था संधि का नियम, इस नियम में क्या कहा था? किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ या जाल, जाल के लिए भी लागू हो सकता है, खुला भी हो सकता है परिपथ, उस स्थिति में वो जाल हो जाएगा। जाल की संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये सिंपल सा नियम। सभी प्रकार की धाराओं का बीजगणितीय योग I should be equal to 0। ये सिंपल सा नियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पॉइंट ये है किसी सर्किट में, तो उसमें इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर, इधर से धारा आ रही है 3 एम्पियर, ये धारा जा रही है 1 एम्पियर और इधर जो धारा है वो जा रही है 8 एम्पियर। ठीक है, इस स्थिति में क्या कहता है किरचॉफ का नियम कि इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग इस बिंदु पर, ये नोडल पॉइंट वो है, तो इस पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी समेशन I शुड बी इक्वल टू 0, दैट मींस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर फिर प्लस 1 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि किन्हीं भी राशियों का योग करते हैं, सारे राशियां अगर पॉजिटिव साइन में है तो उस कंडीशन पर योग 0 नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी कैसे होती है और कैसे हम इस समीकरण में उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं? ये वाली धारा, ये वाली धारा, संधि पर आने वाली धाराएं हैं और जाने वाली धाराएं ये है। दोनों के चिन्ह में परिवर्तन रहेगा, अलग अलग रहेगा चिन्ह। कौन सा चिन्ह परिपाटी क्या रहेगी? संधि पर
आने वाली धाराएं कैसे ली जानी चाहिए? धनात्मक चिन्ह के साथ। कैसे ली जानी चाहिए? धनात्मक चिन्ह के साथ ले जानी चाहिए। और संधि से दूर जाने वाली धाराएं वो कैसे ली जानी चाहिए? ऋणात्मक। ये चिन्ह परिपाटी आपको इस नियम के साथ ध्यान रखिए, इस नियम को लगाते टाइम ये चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी। अब देखो क्या होगा, अपन ने जो इक्वेशन लिखा था उसमें अब जो दिक्कत थी अपने को सॉल्व हो जाएगी। कैसे? आने वाली धाराएं कौन कौन सी? 2 एम्पियर आ रही है संधि की तरफ, 3 एम्पियर भी संधि की तरफ आ रही है। तो 2 और 3 दोनों के साइन कैसे हैं? पॉजिटिव। फिर 1 एम्पियर संधि से दूर जा रही है, तो कैसी दूर जाने वाली धारा कैसे ली जानी चाहिए? ऋणात्मक। ये साइन कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। और अक्स एम्पियर है, ये भी क्या हो रही है? दूर की तरफ जा रही है, इसलिए ये साइन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इस स्थिति में अब ये समीकरण आपके पास क्या होगा? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर माइनस अक्स एम्पियर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये समेशन आई क्या हुआ? 0। ये अपने पास सही इक्वेशन। इसलिए इस नियम की सहायता से संधि पर अगर धाराएं आ रही हैं, जा भी रही हैं, तो किसी शाखा में आने वाली धारा और किसी शाखा में जाने वाली धारा, किसी भी प्रकार की धारा का मान अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले इस एग्जांपल में अपने पास अक्स एम्पियर का मतलब क्या होगा? अक्स एम्पियर बराबर -4, चलो माइनस तो उसके साथ है 4, अक्स का मान कितना होगा? 4 एम्पियर। तो अपन करेंगे जो अक्स एम्पियर अपने पास करंट है, इसका मान कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। 3 और 2 5 आ रही है, एक पहले से जा रही है, इसका मतलब इधर कितनी आई? 4 आई। इस प्रकार से अपनी संधि पर किसी भी प्रकार की जो धाराएं अपने पास आ रही है, प्रत्यावर्ती है, एसी है या डीसी, दोनों प्रकार की धाराएं हैं, उनके लिए किरचॉफ का नियम लागू कर सकते हैं और उनमें किसी भी शाखा में धारा का जो मान है वो अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा नियम था, पहला नियम, इसको अपन संधि का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम था वो वोल्टता का नियम था। दूसरा कौन सा नियम था? वोल्टता का नियम। या लूप लॉ, ये नियम था। इस नियम के लिए किरचॉफ क्या कहता है कि कोई भी बंद परिपथ है, किसी परिपथ के किसी एक लूप में, किसी भी लूप की बात करें, किसी भी लूप में एक दिशा में चलते हुए सभी प्रकार की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी प्रकार की वोल्टताओं का योग। कैसी वोल्टताओं का योग? सभी प्रकार की वोल्टताओं का योग। सभी प्रकार की वोल्टताएं अपने यहाँ सर्किट में बेसिकली कौन कौन से देखने को मिलेंगी? कौन कौन सी मिलेंगी? या तो आप ये देख सकते हो कि कोई रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ा होगा R, और इसमें से धारा क्या वैरी होगी? I वैरी होगी। एक तो अब ये I धारा इस परिपथ में बहती है जिसमें ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध में से गुजरते समय इसको क्या करना पड़ता है? इसका विरोध का सामना करना पड़ता है। उस कंडीशन में इसको कुछ काम करना पड़ता है, वो किसके रूप में जाना जाता है? वोल्टता के रूप में जाना जाता है। जो काम हो चुका, यानी उतना जो परिपथ का कार्य था वो, या उतनी जो ऊर्जा थी परिपथ की, वो अपन काम में ले चुके हैं। इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? वोल्टता पतन। क्या कहते हैं?
वोल्टता पतन। यानी यहां आपके पास सपोज धारा इधर से इधर जा रही है, तो ये उच्च विभव पर है और ये किस पर है, निम्न विभव पर है। हमने कहा पानी ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, ऊंचाई वाले से तो क्या कहते हैं उच्च विभव, और नीचे वाले को निम्न विभव। ऐसे धारा का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। इसलिए ये सिरा उच्च विभव पर और किस पे, निम्न विभव पे। निम्न, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ धारा जो जा रही थी वो जब इसमें से गुजरी तो गुजरने पे कुछ काम उसको यहाँ करना पड़ा, विरोध स्वरूप, और उस कंडीशन में यहाँ पहुंचने पर अब जो परिपथ में शक्ति वोल्टता बची है वो उससे क्या बची है, थोड़ी कम बची है। यानी ऊर्जा जो बची है वो थोड़ी क्या बची, कम बची है। इसलिए अपन कहते हैं कि वोल्टता एकांक अपने पास आवेश के लिए जो भी परिपथ में क्या कार्य होता है उसको अपन क्या करते हैं, वोल्टता, 1 वोल्ट कहते हैं, तो उस कंडीशन विभव कहते हैं, और उसको वोल्टेज मापते हैं, इसलिए अपन इसको सामान्यतः वोल्टता कहते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ वोल्टता पतन या विभव पतन, जिसको अपन कह सकते हैं दूसरे नाम, ये जो विभव पतन है वो अपन यहाँ कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ काम में ले लिया गया, काम में लेके यहाँ ड्रॉप हुआ। हमने ये माना कि हम जा रहे थे, बहुत सारी चीजें लेके जा रहे थे, यहाँ कुछ चीज की जरूरत थी तो यहाँ हमने कुछ ड्रॉप कर दिया या दे दिया, यहाँ काम में ले लिया, वो ड्रॉप आउट करना। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो ग्रोथ को रेजिस्टेंस है तो उसमें अपन ने कुछ काम में लिया तो वहां कुछ ड्रॉप कर दिया, आगे कैरी किए तो अपने पास सामान कम होता गया, ये वाली स्थिति अपने पास है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वोल्टता पतन। एक प्रकार की तो वोल्टता ये हो सकती है परिपथ में, रेजिस्टेंस में हो, कैपेसिटर हो, या कुंडली लगी हुई यहाँ पे उस कंडीशन में। दूसरी टाइप की वोल्टता क्या होती है अपने पास, विद्युत वाहक। इसके लिए आप सिंपल क्या देखते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल अपने पास रहता है बैटरी का। यहाँ जो आप ई लिखते हो ना, एक बार ये इसका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। बैटरी की वोल्टेज जो रहती है दोनों टर्मिनल के बीच जब वो खुले परिपथ में रहता है, ये अपने पास वोल्टेज रहती है, विद्युत वाहक बल। तो अपन कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की वोल्टेज, यानी बैटरी भी जुड़ी हो सकती है परिपथ में, ऐसे एलिमेंट भी जुड़े रहते हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट भी जुड़े रहते हैं। तो इन सभी को जोड़ करके तो क्या बनता है, एक बंद परिपथ बनता है। ठीक है, सर्किट बनता है। सर्किट है नाम इसका मतलब बंद परिपथ है, उसके किसी लूप में सारी चीजें जुड़ी है। तो उस लूप में या तो वोल्टता इस रूप में काम में आए या वोल्टता इस रूप में डिफाइन की जाए। इन सभी प्रकार की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन v that should be equal to 0। इसको मैं कुल कह सकता हूं, कुल वोल्टता, है ना। ये जो अपने पास है इसको क्या कह सकता हूं, कुल वोल्टता। वो क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए कुल वोल्टता, इस प्रकार की और इस प्रकार की। अब जो बंद परिपथ है उसमें देखो कुल वोल्टता लगाने के लिए मैं यहां और यहां साइन क्या होना चाहिए उसको अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसको ध्यान में लेते हुए देखो क्या करते हैं, दो तरीके अपन बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक तो जो प्रचलित है वो, दूसरा जो बुक्स में, अच्छी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्चुअली अपन चले तो उसको अपन काम में ले सकते हैं। या जनरल वे में जो चल रहे हैं उसमें देखें तो भी एक अपन तरीका काम में लेते हैं। तो दोनों तरीकों को अपन देखते हैं क्या रहता है। जैसे छोटा सा एक सर्किट ले सकते हो, इसकी सहायता से अपन समझ लेंगे। माइनस प्लस ई, इसमें करंट जा रही है आई, ये R1 है और ये क्या है R। ठीक है, ये छोटा सा सर्किट है। तो जो चिन्ह परिपाटी है वो देखो क्या होगी, चिन्ह परिपाटी दो प्रकार की होगी, वो दोनों प्रकार की हम देखो। इसमें क्या स्थितियां बनती है, दो स्थितियां अपने पास ये बनती है। पहली स्थिति देखो, परिपथ में धारा की दिशा में चलने पर प्रतिबाधा किसी रूप, प्रतिबाधा प्रतिरूप जैसे R या C या L जो भी आए अपने पास जिस भी रूप में है, तो प्रतिबाधा किसी रूप पर वोल्टता पतन धनात्मक ले। वोल्टता पतन क्या लेना है, धनात्मक लेना है, तथा जो भी वोल्टता स्रोत जुड़ा है, जो भी वोल्टता स्रोत जुड़ा है उसका जो टर्मिनल टकराए उसकी वोल्टता का वही चिन्ह ले, यानी जो उस टर्मिनल की चिन्ह वाली स्थिति आपके पास वही लेनी है। जैसे धारा की दिशा में, सपोज अपन इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में क्या होगा, यहां से अपन चलना स्टार्ट करते हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्रतिरोध धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये R1 आता है सबसे पहले। तो इस ओम के नियम से क्या होगा, I इंटू
R1। वोल्टा पतन कितनी होगी, ओम के नियम से I इंटू R1, धारा गुना प्रतिरोध। ठीक है, इसका चिन्ह कैसे लिया जाना चाहिए, धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए कैसा लिया जाना चाहिए, प्लस। फिर यहां से आगे आए तो धारा इधर बह रही है, इस पर भी कितना लेगा I R2, इसका चिन्ह भी कितना प्लस। फिर आगे आए तो वोल्टा स्रोत आ गया। वोल्टा स्रोत के लिए क्या करें कि जो भी वोल्टा स्रोत आए उसका जो टर्मिनल टकराए, टर्मिनल दो है इसमें, एक तो पॉजिटिव है एक कौन सा है नेगेटिव है, तो जो भी टर्मिनल उसकी वोल्टा का, यानी ये है इस वोल्टा स्रोत की वोल्टा का मान ये है, उसका वही चिन्ह लेंगे, जो टर्मिनल टकरा रहा है उसी टर्मिनल का चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह, माइनस टर्मिनल टकरा रहा अपन इधर से यूं जाते हैं तो ठीक है, अगर उधर से आते तो प्लस टकराता इसलिए प्लस। ठीक है, ये वाली स्थिति अपने पास है। हाँ, इसका उल्टा हो वो भी हो जाएगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं प्रतिबाधा में से तो चिन्ह धनात्मक होगा, अगर किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है, वोल्टता के लिए वो स्थिति रहेगी, जो टर्मिनल टकराएगा उसका वही चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में ये बन गया अपने पास समीकरण, यानी अपने पास क्या आ गया, IR1 प्लस IR2 बराबर E। ये समीकरण इसका उल्टा करके देखो, सपोज मैं इधर से चलूं तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं, तो टर्मिनल कौन सा टकरा रहा है, E प्लस का E, ये टर्मिनल टकराया मुझे, आगे गया तो यहां इसमें देखो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो माइनस IR2, इसमें भी धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस IR1 बराबर 0। इससे भी क्या आया, IR1 प्लस IR2 बराबर E। ऊपर वाले चिन्ह से भी या ऊपर वाले चिन्ह परिपाटी उससे भी आप इसका चिन्ह परिपाटी का काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि परिपथ में धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में सपोज हम चल रहे हैं तो अब कॉन्सेप्चुअल अपन फॉर्मूला काम में लेंगे चिन्ह परिपाटी का। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा उसमें से धारा जैसे ही गुजरेगी तो अपन कह रहे हैं कुछ वोल्टता कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले उच्च विभव था, अब क्या है निम्न विभव, कुछ वोल्टता क्या हुई कम हो गई, यहाँ काम में ले ली, जो कम हुई उसको क्या करेंगे घटाते चलेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि चलने पर प्रतिबाधा के सिरों पर वोल्टा पतन का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, क्योंकि अपन उच्च वोल्टता से किधर जा रहे हैं, निम्न वोल्टता की ओर जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए परिपथ में चिन्ह इसका माइनस आना चाहिए, उच्च से निम्न की ओर घटते जा रहे हैं इसलिए माइनस। अगर अपन इधर से आते तो क्या होता माइनस से प्लस की ओर आते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते तो अपने पास कुछ ऐड ही होता, जुड़ता अपने पास कुछ। ठीक है, तो उस स्थिति में अपन इसका चिन्ह क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब क्या लेंगे, देखो इधर से इधर जा रहे तो हाई से लो की ओर जा रहे, अपने से कुछ घटता हुआ जा रहा है इसलिए माइनस IR1। फिर ऐसे यहां से इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब उच्च विभव से निम्न, धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है प्रतिबाधा का पहला सीधा उच्च विभव पर होगा, दूसरा निम्न पर, तभी धारा उच्च से निम्न पर प्रवाहित। तो इस कंडीशन में इसका भी क्या होगा माइनस IR2। फिर वोल्टा स्रोत जुड़ गए तो क्या कह रहे हैं, तथा वोल्टा स्रोत के लिए निम्न स्थिति काम में ले। कौन सी स्थिति काम में लेनी है, अगर अपने धारा की दिशा में यूं चल रहे हैं और धारा की दिशा में चलते अपने पास हाई टर्मिनल है, उच्च विभव वाला सिरा आ गया और ये दूसरा निम्न विभव का सिरा है, तो उच्च वोल्टता से निम्न की ओर जा रहे हैं तब तो क्या होगा वही स्थिति, उच्च से निम्न की ओर जा रहे हैं तो घटती हुई वोल्टता तो क्या होगा ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगर अपन धारा की दिशा में ये ज्वाइन करते सपोज नेगेटिव पहले आ रहा है टर्मिनल और बाद में पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो क्या होगा निम्न विभव से अपन क्या जा रहे हैं उच्च विभव की ओर, वोल्टता अपने पास कुछ ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या होगा धनात्मक मान। ठीक है, तो अपने वाली स्थिति में क्या होगा, धारा की दिशा में अपन जाते हैं तो देखो माइनस टर्मिनल से प्लस वाले की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब वोल्टता निम्न विभव वाला यानी निम्न टर्मिनल से अपन किस में जा रहे हैं उच्च टर्मिनल की ओर जा रहे हैं कि वोल्टता का मान बढ़ ही रहा है अपने पास। तो इस स्थिति में वोल्टता क्या हो जाएगी E, यानी IR1 प्लस IR2 बराबर, देखो जरा समीकरण को तो एक ही है, एक ही बात है, किसी से भी करो, ऊपर वाली चिन्ह परिपाटी है उससे किसी सर्किट को सॉल्व करो, चाहे नीचे वाली चिन्ह परिपाटी है उससे किसी सर्किट को सॉल्व करो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किरचॉफ के वोल्टता के नियम है और धारा के नियम है उनका अपन विश्लेषण करते हैं, और जो अगली क्लास होगी उसमें आप इसकी क्वेश्चन सॉल्व करें इन नियमों को लगा करके और सर्किट का जो एनालिसिस है आप वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस स्थिति में अपन इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे कि इन दोनों नियमों को, लूप नियम और संधि नियम दोनों किसी सर्किट में अप्लाई करके अपन किस प्रकार से धारा या वोल्टता है उस सर्किट का जो रेस्पॉन्स है वो अपन देख सकते हैं। ठीक है ना। तो सर्किट का जो रेस्पॉन्स है वो एक तरह से सर्किट का एनालिसिस कहलाता है। यानी अपन ने सर्किट में कुछ एक्साइटिंग पॉइंट लगाया, एक्साइटेशन जो अपन ने किया सर्किट का, फिर अपने पास सर्किट में कुछ चीजें दी हुई है, जो नेटवर्क है वो अपने पास दिया गया है, उसका जो रेस्पॉन्स अपने पास है वो कैसा होगा वो ही अपन स्टडी करते हैं इसमें, कि किस ब्रांच में क्या धारा होगी, किस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स है वही सर्किट का एनालिसिस कहलाता है। वो अपन इन नियमों की सहायता से धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।